नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की इन्वायरमेंट की एक न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग इन्वायरमेंट के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वह चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लो। साथ ही में दोस्तों लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल के बटन पर सेट कर लें, ताकि आपको दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस है ना उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही में दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारी पिछली क्लासेस जैसे कि दोस्तों मनोविज्ञान की क्लासेस, एनवायरनमेंट की क्लासेस, हिंदी पेडागोजी और संस्कृत पेडागोजी क्लासेस को नहीं देखा है तो इन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग इन क्लासेस को भी जरूर से देख लें। और साथ ही में दोस्तों, यदि आप लोगों को ये जो क्लास है ना इसका और साथ ही में पिछली क्लासेस के पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट चाहिए बिल्कुल फ्री, तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अंत में कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, कॉपी पेन उठाइएगा और नोट कीजिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? ठीक है ना दोस्तों, बताइएगा जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है यह भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? आपके ऑप्शन है वर्ष 1982 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1974 में या फिर वर्ष 1981 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1972 में। ठीक है ना, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है ना यह भारत सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सन 1972 में लागू किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है ना, और साथ ही में दोस्तों सन 1972 में ही, कब? सन 1972 में ही स्टॉकहोम, कौन सा दोस्तों? स्टॉकहोम जो सम्मेलन है, ठीक है ना दोस्तों, वह हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सीटेट में कई बार ये जो क्वेश्चन है ना पूछा जा चुका है दोस्तों। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? जो बायोडीजल रहता है ना इसके लिए किस पौधे की खेती की जाती है? आपके ऑप्शन है सोयाबीन, रतनजोत, मूंगफली या फिर सूरजमुखी। तो यहाँ पर आंसर बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो बायोडीजल है ना इसके लिए किस पौधे की खेती की जाती है? तो इसके लिए दोस्तों रतनजोत नामक जो पौधा रहती है ना, या यूं कहें दोस्तों जेट्रोफा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा दोस्तों? जेट्रोफा, इस पौधे की खेती की जाती है। आपको याद रखना है, सोयाबीन में दोस्तों सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। देखिएगा दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया और ये सभी के सभी जो 20 क्वेश्चन है ना आने वाले सीटेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी यहाँ पर आईएमपी हैं, इसीलिए आप दोस्तों एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी क्लास को स्किप ना कीजिएगा। तो बताइएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है 4 दिशाओं में होता है क्या? 2 दिशाओं में, 3 दिशाओं में या फिर 1 दिशा में? तो देखिएगा दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह रहता है ना वह 1 दिशा में होता है। किस दिशा में होता है दोस्तों? 1 दिशा में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों बताइएगा, जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्या न्यूयॉर्क में स्थित है, नई दिल्ली, एम्स्टर्डम या फिर नागासाकी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है ना इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नदी के जल में प्रदूषण स्तर मापा जाता है। देखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना ये सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है कि नदी के जल में प्रदूषण स्तर मापा जाता है तो किसके द्वारा? क्या दोस्तों? एटीपी के द्वारा, बीओडी के द्वारा, एसटीपी के द्वारा या फिर जीटीपी के द्वारा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है ना, बीओडी के द्वारा नदी के जल में प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। क्लास कैसी लग रही है और स्लाइड्स कैसी हैं दोस्तों जरूर से बताएं। हम आपके लिए दोस्तों यहाँ पर इतनी मेहनत करते हैं, ये जो आपको स्लाइड्स दिख रही हैं ना इनको बनाने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसीलिए दोस्तों यदि आपको हमारी थोड़ी सी भी मेहनत मतलब लगता है कि हम मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक शेयर जरूर से कर दें। ठीक है ना दोस्तों, ताकि जो और भी बच्चे हैं ना उनको भी यहाँ पर हमारी क्लासेस का लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित मफलर संबंधित है। तो दोस्तों जो हरित मफलर है वह किससे संबंधित है? तो इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल नॉर्मली सा क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो हरित मफलर है ना यह ध्वनि प्रदूषण से संबंध रखता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वन उन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संघटक के स्तर में वृद्धि होती है? देखिएगा यहाँ पर वन उन्मूलन, ठीक है ना, वन के उन्मूलन के बाद में कौन सी गैस के संगठन में मतलब स्तर में
वृद्धि होती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम जो मनुष्य हैं ना वह कौन सी गैस को छोड़ते हैं दोस्तों? सबसे पहले देखिएगा ऑक्सीजन जो गैस है हम लेते हैं, ठीक है ना मनुष्य, और ऑक्सीजन गैस कौन छोड़ते हैं? तो पेड़ एवं पौधे छोड़ते हैं, याद रखना है आपको। और हम वहीं पर बात करें दोस्तों, तो मनुष्य जो रहता है ना वह कौन सी गैस को छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन जो कार्बन है ना वह कौन लेते हैं दोस्तों? तो वह कौन लेते हैं? पेड़ पौधे लेते हैं, ठीक है ना, उसको ग्रहण करते हैं। जब वनों का ही उन्मूलन हो जाएगा, पेड़ पौधे ही कट जाएंगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको ग्रहण कौन करेगा? यदि अब ग्रहण नहीं होगी तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ना उसमें वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये जो क्लास है ना अच्छे से समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर देखिएगा ओजोन, ठीक है ना, जो ओजोन है ना दोस्तों, ओजोन से एक क्वेश्चन याद आता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपको याद रखना है, अभी हाल ही में निकला हुआ है, ठीक है ना, 16 सितंबर को। कब दोस्तों? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है बताइएगा? पुष्कर में, सोनपुर में, हरिद्वार में या फिर नासिक में? यदि हम एशिया के सबसे बड़े पशु मेला की बात करें तो ये जो है ना यह सोनपुर में लगता है, ठीक है ना। कहाँ पर लगता है? सोनपुर में लगता है दोस्तों। देखिएगा सोनपुर जो है ना, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में नहीं दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश या बिहार में से कहीं पर है, ठीक है ना। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, ठीक है ना दोस्तों। आई थिंक ये जो सोनपुर है ना ये उत्तर प्रदेश में है। आगे देखेंगे, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है। तो दोस्तों जो क्लोरोफिल है इसमें पाई जाने वाली धातु कौन सी है? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, मैग्नीशियम, ठीक है ना। जो क्लोरोफिल है ना इसमें पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मैग्नीशियम है। और दोस्तों जो क्लोरोफिल है ना ये प्रकाश संश्लेषण में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आपने प्रकाश संश्लेषण की जो मतलब पूरी की पूरी विधि यदि पढ़ी है तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं। दोस्तों जो संतुलित आहार होता है उसमें सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन से हैं? तो देखिएगा विटामिन व खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर प्रोटीन। तो यहाँ पर संतुलित आहार में यदि हम सुरक्षात्मक पोषक तत्व की बात करें तो ये विटामिन व खनिज लवण होते हैं, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? ठीक है ना दोस्तों, जो रेनडियर रहता है ना वह किस प्रकार के प्रदेश में पाया जाता है? क्या मानसूनी प्रदेश में, गर्म स्थल में, टैगा में या फिर टुंड्रा प्रदेश में? तो देखिएगा दोस्तों जो रेनडियर रहता है ना यह टुंड्रा प्रदेश ठंडे स्थानों पर पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। आपको याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है ना सभी के सभी इंपोर्टेंट हैं। भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है? यदि आपको दोस्तों स्थानांतरित खेती का नहीं पता है तो याद रखिएगा, इसको झूम कृषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको झूम कृषि भी कहा जाता है। तो जो स्थानांतरित खेती है झूम कृषि है वह कहाँ पर की जाती है? तो दोस्तों देखिएगा नागालैंड, मेघालय वगैरह, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह जो राज्य है ना यहाँ पर जो स्थानांतरित कृषि है या यूं कहें कि झूम कृषि, कौन सी कृषि दोस्तों? झूम कृषि ये की जाती है। तो हम देख सकते हैं दोस्तों नागालैंड, मिजोरम वगैरह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि की जाती है, ठीक है ना। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट में से एक है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता रहती है ना वहाँ पर हॉटस्पॉट बना दिए जाते हैं, हॉट स्पॉट, ठीक है ना। तो भारत में 4 हैं, उन्हीं 4 में से इनमें से कौन सा एक है आपको बताना है। अरावली की पहाड़ियाँ बिल्कुल नहीं है, खांसी की पहाड़ियाँ भी नहीं है और ना ही विंध्याचल की पहाड़ियाँ, बल्कि हिमालय जो है ना भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉटस्पॉट में से एक है, ठीक है ना दोस्तों। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम देख सकते हैं सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन B12 में उपस्थित धातु है। तो दोस्तों विटामिन B12 में उपस्थित धातु कौन सी है? सोडियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट या फिर लोहा? तो जो विटामिन B12 रहता है ना इसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? कोबाल्ट उपस्थित रहता है, ठीक है ना दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग जिसको वैश्विक गर्माहट भी बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग में तापमान, ठीक है ना दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग में जो तापमान रहता है ना क्या वह क्षोभ मंडल में बढ़ता है, आयन मंडल में बढ़ता है, मध्य मंडल में बढ़ता है या फिर समताप मंडल में बढ़ता है? तो जो ग्लोबल वार्मिंग रहता है ना दोस्तों यह क्षोभ मंडल में बढ़ता है। किस में बढ़ता है दोस्तों? क्षोभ मंडल में बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा जो जैसे कि दोस्तों ये सूर्य है, ठीक है ना, ये सूर्य है और सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें रहती हैं, ये जो किरणें रहती हैं दोस्तों देखिएगा, जो पृथ्वी है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एक लेयर बनी रहती है बिल्कुल जस्ट ऊपर ही, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर धीरे धीरे करके जो किरणें रहती हैं वह तो आसानी से आ जाती हैं पृथ्वी पर। अब पृथ्वी पर दोस्तों जैसे ही मतलब कि यहाँ पर
पृथ्वी पर ये किरणें आती हैं तो पृथ्वी से टकराकर ऊपर जाती हैं, ठीक है ना। तो ऊपर जाते वक्त दोस्तों ये जो किरणें रहती हैं पहले तो पतली रहती हैं, छोटी छोटी रहती हैं, बट दोस्तों जैसे ही पृथ्वी के वातावरण में ये प्रवेश करती हैं थोड़ी मोटी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और ये वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती। तो ये जो आपको लेयर दिख रही ना, इसमें दोस्तों फंस जाती हैं। तो इस वजह से क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जाती है और जो ग्लोबल वार्मिंग वह होने लगता है, ठीक है ना। तो इसी को दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। जो तिब्बत की सांगपो नदी है ना, इसे भारत में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, बताइएगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर सिंधु। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है। देखिए बाष्पीकरण तो है, बाष्पोत्सर्जन भी है और अपक्षेपण भी है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण दोस्तों पेड़ पौधों में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर चक्र एक चरण नहीं है। किससे रिलेटेड, जल चक्र से रिलेटेड। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं है, बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन, अपक्षेपण है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। फूलों की जो घाटी है ना, वह कहाँ स्थित है आपको बताना है। क्या केरल में स्थित है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या फिर उत्तराखंड में। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ना, कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है। वैली ऑफ फ्लावर भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। वैली ऑफ फ्लावर भी इसको कहा जाता है। तो आपको बताना है जो वैली ऑफ फ्लावर्स है ना, यह कहाँ पर स्थित है। मैं आपको टाइम देता हूँ, तो आप जरूर से बताएं कि जो वैली ऑफ फ्लावर है कहाँ पर है। तो यह है दोस्तों उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ स्थित है। दोस्तों अब देखिएगा, जिस प्रकार से फूलों की घाटी के बारे में पूछा जाता है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर शांत घाटी के बारे में ही पूछा जाता है, जिसको साइलेंट वैली भी बोला जाता है। तो साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है बताइएगा। जो साइलेंट वैली है ना, केरल में स्थित है। अब केरल से दोस्तों एक क्वेश्चन याद आता है हमको कि पेरियर नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो पेरियर जो नेशनल पार्क है ना, केरल में ही स्थित है। अब दोस्तों बिहार से एक पेंटिंग का नाम याद आता है, मधुबनी चित्रकला, ठीक है ना। ये बिहार राज्य से रिलेटेड है। उत्तराखंड में दोस्तों कौन सी घाटी अभी हम लोगों ने पढ़ी है, फूलों की घाटी। कौन सी, फूलों की घाटी स्थित है। आपको याद रखना वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ना, वह कहाँ पर है दोस्तों। तो वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। आपको याद रखना है वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पर दोस्तों हम आपको शॉर्ट्स में लिख देते हैं, आप याद रख लेना इसको, ठीक है ना। फ्लावर्स कहाँ पर है दोस्तों, तो ये है उत्तराखंड में स्थित है। और साथ ही में दोस्तों यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों यहाँ पर कई प्रकार के नेशनल पार्क है, जैसे कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वगैरह, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में ही है। अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों आज की इस क्लास का। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो बताइएगा दोस्तों, क्या केरल में, केरल को जाना जाता है, क्या मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को या फिर उत्तराखंड को। तो यहाँ पर दोस्तों भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो भारत है ना, टाइगर स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य को दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश से याद आया कि दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, भोपाल है, ठीक है ना। कौन सी है दोस्तों, भोपाल है, आपको याद रखना है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश में कुछ, जैसे कि दोस्तों हम बात करें भोजताल झील है। कौन सी झील है, भोजताल झील है। तो आपको याद रखना है भोजताल झील कहाँ पर है दोस्तों, तो ये भोपाल में। और अपर लेक के नाम से भी दोस्तों यहाँ पर एक झील है। और शिवपुरा झील भी कहाँ पर है, तो भोपाल में ही है। आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी जरूर से बताएं आप। और साथ ही में दोस्तों यदि आपको फ्री पीडीएफ एवं प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना है, तो इसके लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करिए। आपको वहां पर दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आने वाले टाइम में दोस्तों क्विज भी देखने को मिलेगा सीटेट से रिलेटेड। और साथ ही में आपको फ्री पीडीएफ और जो नोट्स हैं और प्रैक्टिस सेट है ना, वह बिल्कुल फ्री आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर बटन पर सेट कर लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में। जो भी बच्चे पहली बार आए हों चैनल पर, वह चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लें,
ताकि आपको दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस है ना आज सीटेट एग्ज़ाम के लिए, तो वह आपको मिलती रहे। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।